फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फोकस ओनली स्टडी। तो आज से हम लोग ने फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स शुरू कर दिया है। तो इसका शुभारंभ आज 12 सितंबर से शुरू हो चुका है। इसके लिए हमने बैचेस का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये अभी सिलेबस है किस चीज़ का, आज फर्स्ट क्लास है टीजीटी के लिए, ठीक है। बीपीएससी ट्री टीजीटी दैट इज़ क्लास 9-10 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की शुरुआत से पहले जो है क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी ट्री 4 क्लास 9 to 10 का सिलेबस, ठीक है। और ये 100% ऑथेंटिकेटेड सिलेबस है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, इसीलिए इस पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं और जोरों से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर है मैटर स्टेट्स, ठीक है। दूसरा चैप्टर है एटम्स स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। चौथा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पांचवा है मेटल एंड नॉन मेटल। छठा है वर्क एनर्जी एंड पावर। सातवां है लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स। आठवां है ग्रेविटेशन। नौवां है हीट। 10वां है ऑप्टिक्स। 11वां है न्यूक्लिया एंड एटम्स। 12वां है थर्मोडायनेमिक्स। 13वां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और 14वां है इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। तो आज से हम लोग जो है इसका पहला चैप्टर मैटर स्टेट से शुभारंभ करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसमें कि मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको मैटर कहते हैं। जैसे कि ये बोर्ड जो हम देख रहे हैं वो भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना एक वजन है और ये कुछ स्पेस लिए हुए है, ठीक है। उसी तरह से किसी लिक्विड हो गया जैसे कि पानी, उसका अपना एक वजन होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट H2O का, और वो क्या करता है, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। वो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता है बल्कि वो क्योंकि कोई भी लिक्विड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को तो हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो जिस कंटेनर में हम लोग पानी रखते हैं, तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैटर्स हैं वो कितने छोटे पार्टिकल से बने हुए रहते हैं। तो इसका जवाब है कि बहुत सारी रिसर्च करने के बाद यह पता चला है कि यह पार्टिकल्स जो है हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे हैं, यानी हमारी कल्पना से भी ज़्यादा छोटे हैं। अब ये पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसको कैसे एक्सपेरिमेंट में देखा जा सकता है, इसके लिए हमने यहाँ 2 एक्सपेरिमेंट्स का एग्जाम्पल लिया है। पहला है कि चीनी का जब हम शरबत बनाते हैं तब चीनी को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं। पानी में जैसे ही हम चीनी को घोलते हैं तो क्या होता है, उसमें 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक तो पानी का पार्टिकल्स H2O का, और दूसरा शुगर का पार्टिकल्स दैट इज चीनी का पार्टिकल्स। तो होता क्या है कि पानी के पार्टिकल्स जो है जब उसमें चीनी घुला हुआ नहीं रहता है तब वह सादा पानी रहता है, प्लेन वाटर। लेकिन जैसे ही उसमें हम चीनी घोलते जाते हैं तो वो मिठास देता है, यानी वो एक शरबत बना देता है, वो मीठी शरबत बन जाती है। वो मिठास कहाँ से आई उस प्लेन पानी में? तो ये मिठास आई है शुगर पार्टिकल्स से। जैसे ही चीनी के पार्टिकल्स ने पानी के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया तो क्या हो गया, वो प्लेन वाटर अब प्लेन वाटर ना रह के बल्कि एक चीनी का शरबत बन गया है। क्यों और कैसे? तो शुगर का पार्टिकल्स जो है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल्स देख सकते हैं KMnO4 का। KMnO4 आप सभी लोग जानते होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल नेम है। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल, बैंगनी कलर का होता है। एक छोटा सा क्रिस्टल अगर हम KMnO4 का लेते हैं और उसको हम ढेर सारे वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि पानी जो है वो पर्पल कलर का हो गया है, यानी पानी जो है, पानी का कलर बैंगनी हो गया है, ठीक है। और अगर हम उसी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर से थोड़ा पानी बाहर निकाल दें और फिर दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर दें तो क्या देखते हैं कि अभी भी उस पानी का रंग पर्पल ही है, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का हो गया है।
अगर हम ऐसे ही 2-3 बार करें, यानी उस KMnO4 डिजॉल्व वाले पानी को लेकर दूसरे ज़्यादा पानी वाले बीकर में डिजॉल्व करते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर, एक एक मग लेकर एक दूसरे जग में डिजॉल्व करते जाएं, तो हम देखते जाएंगे कि कलर जो है वो हल्का होते जा रहा है, लेकिन कलर गया नहीं। यानी पानी का कलर जो है अभी भी पर्पल कलर है। ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि वाटर का पार्टिकल्स के बीच जो है KMnO का पार्टिकल्स डिजॉल्व हो चुका है। इसीलिए पानी अब वाइट कलर का ना रहकर कैसा हो गया है, वाइट नहीं सॉरी, पानी जो है वो कलरलेस ना रहकर वो एक कलर्ड लिक्विड हो गया है, दैट इज पर्पल कलर का हो गया है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं डिटॉल का। डिटॉल को जब हम पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, वो पानी से स्मेल आने लगता है और उस पानी में जो है वो डिटॉल बहुत जल्दी घुल जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, पानी जो है, पानी का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है सेम फिनोमिनन होता है, सेम घटना घटित होती है, दैट इज कि पानी के पार्टिकल्स में डिटॉल के पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। इस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं, जो कि हम लोग आगे वाले पार्ट में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी क्या इन पार्टिकल्स के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, मतलब कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो हाँ, इन पार्टिकल्स के पास जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। पहली विशेषताएं हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होना, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स और स्पेस का मतलब होता है जगह, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण करने का जो बल होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या शॉर्ट में IMF। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है कंटिन्यूसली मूविंग, यानी ये पार्टिकल्स जो है वो लगातार मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहला कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का, तो कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। हमने ऊपर में जो भी एग्जांपल्स देखे, चाहे चीनी के शरबत का, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट का, चाहे डिटॉल का, चाहे हम लोग नींबू पानी का एग्जांपल ले लें, तो इसमें होता क्या है कि पानी में कोई भी चीज़ तभी घुल पाता है जब पानी के बीच का स्पेस कोई दूसरा पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर ले। यहाँ नींबू पानी में अगर हम देखते हैं तो पानी के बीच में जब नींबू के पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपस में जब इंटरमिक्सिंग होता है, आपस में जब घुल जाते हैं, तभी वो जाके वो पानी जो है वो एक नींबू पानी बनके तैयार होता है। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि पानी के बीच के पार्टिकल्स जो है क्या है, उसके बीच में स्पेस है, जगह है, जिस जगह को उस नींबू के पार्टिकल्स या फिर चीनी के पार्टिकल्स या फिर KMnO4 के पार्टिकल्स या डिटॉल के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, तो हम चॉक का लेते हैं। ठीक है, ये जो बोर्ड पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो चॉक से लिखी गई हैं। ठीक है, हम सभी ने ब्लैक बोर्ड पे देखा है चॉक से लिखते हुए। चॉक क्या होता है, एक सॉलिड मैटर है। ठीक है, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, हम सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चॉक क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, तो चॉक को जब हम तोड़ते हैं तो क्या उसका हम लोग पार्टिकल बाय पार्टिकल निकाल सकते हैं? क्या ये संभव है? नहीं। हम लोग चॉक को तोड़ते हैं, ठीक है, वो टुकड़ा में बढ़ता है, वो पीसेज में बढ़ता है, छोटा छोटा टुकड़ा में भी बढ़ता है, लेकिन क्या ये संभव है कि हम उसको मॉलिक्यूलर बाय मॉलिक्यूलर जो है उसको हम सेपरेट कर सके? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसके आपस का जो मॉलिक्यूलर बल है, मॉलिक्यूलर आकर्षण बल है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ना केवल स्ट्रांग, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सॉलिड स्टेट में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगेस्ट होता है अमंग द 3 स्टेट्स। ठीक है, उसी तरह अगर हम रबर बैंड की बात करें, कोई भी रबर बैंड को हम काट सकते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि उसके हर एक मॉलिक्यूल्स को काटा जा सके?
नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट ही नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा रहता है। उसी तरह पानी की धारा, किसी नल से गिरते हुए पानी को अगर हम उसमें हाथ लगा के देखें तो क्या उसको हम काट सकते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पानी के धारा का जो मॉलिक्यूल्स है, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है, H2O मॉलिक्यूल्स है, वो भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग नीचे 3 बीकर देख रहे हैं, उस 3 वो जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें 3 बीकर है। पहला बीकर में सॉलिड स्टेट को दर्शाया गया है, दूसरे बीकर में लिक्विड स्टेट को और तीसरे बीकर में गैसियस स्टेट को दर्शाया गया है। पहला बीकर में क्या कह रहा है? पहला बीकर में कह रहा है कि सॉलिड स्टेट में जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये गोले गोले क्या है? ये मॉलिक्यूल्स को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये जो एरो है वो क्या दर्शा रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, तो पहला बीकर में हम लोग देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल ही स्पेस नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल स्पेस है, लीस्ट स्पेस है, और ये बहुत ही आपस में सटे सटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये इसमें क्या है? इसको हम लोग आसानी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपस में जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए जनरली देखा जाता है कि हमें ईंटे को तोड़ने के लिए एक कराटे मास्टर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि किसी भी हल्के ऑब्जेक्ट किसी भी हल्के ऑब्जेक्ट जैसे कि ये मिल्क हो गया, लिक्विड हो गया या गैसेस कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग आराम से जो है उसके आर पार हाथ हिला सकते हैं, है कि नहीं? जबकि एक ईंटा के पार जाने के लिए हम लोग को एक कराटे मास्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि सॉलिड ब्रिक में क्या होगा? सॉलिड ईंटे में जो है इतना नेग्लिजिबल स्पेस होगा और हाईएस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहीं पे हम दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं लिक्विड का। तो लिक्विड में क्या देखा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है? आपस में ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? और इसके बीच में जो है फोर्स भी है, लेकिन थोड़ा कम फोर्स है, मतलब इसको आसानी से क्या अलग किया जा सकता है, वीक फोर्स है। ठीक है, मोर स्पेस एंड वीक फोर्स। तीसरे में हम देख रहे हैं गैसियस स्टेट में देखा जा रहा है कि इसमें हाईएस्ट स्पेस है। अगर हम अगरबत्ती की हम बात करें या परफ्यूम की बात करें, किसी भी कमरा में एक कॉर्नर में भी एक परफ्यूम रहता है, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे परफ्यूम, कहीं पे परफ्यूम रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें हाईएस्ट स्पेस होता है और वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो जो परफ्यूम या अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स है वो आराम से रूम के स्पेस के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग को पता चल रहा है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड, जिसमें कि सबसे नेग्लिजिबल स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा लिक्विड, जिसमें कि ज़्यादा स्पेस होता है लेकिन वीक फोर्स होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और तीसरा गैसियस में हाईएस्ट स्पेस होता है लेकिन सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, इसीलिए सबसे टफ है सॉलिड को अलग करना और सबसे ईजी है गैस को अलग करना। ठीक है, तीसरा जो हम विशेषता इसका देख रहे थे पार्टिकल्स का, वो है कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब ये पार्टिकल्स जो है लगातार मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगरबत्ती का सुगंध का आप जो एग्जांपल लिया है, तो उसमें यही पता चल रहा है कि पार्टिकल्स अगर मूव नहीं करेंगे तो आपस में मिक्स कैसे होंगे, इसीलिए पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है यहाँ पे कि पहला बीकर में जो है पानी लिया गया है, उसमें थोड़ा इंक मिलाया गया, और दूसरे बीकर में जो है पानी लिया गया और उसमें थोड़ा हनी मिलाया गया। ठीक है, तो इसमें ये बस देखना है कि कितने समय में जो है इंक पानी में घुल जाता है और कितने समय जो है हनी लेता है पानी में। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि इस एक्सपेरिमेंट में पहले बीकर में जो इंक डाला गया तो वो जो है आराम से और जल्दी से जो है पानी में घुल जाएगा, लेकिन दूसरे केस में जो है हनी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए इट विल टेक मोर टाइम टू डिजॉल्व इन वाटर, राइट।
दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है कि इसमें एक CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट या KMnO4 दैट इज वही पर्पल वाला पोटेशियम पर मैग्नेट लिया गया है, ठीक है। और उसमें उसको क्या किया गया है, एक कोल्ड वाटर के बीकर में डिजोल्व कर दिया गया और दूसरा हॉट वाटर के बीकर में डिजोल्व कर दिया गया। तो इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि किस बीकर में जो है, ठीक है, ठंडे पानी वाले में या गर्म पानी वाले में, किस बीकर में जो है जल्दी ये क्रिस्टल CuSO4 या KMnO4 का घुलेगा। तो इसमें ऑब्जर्वेशन का ये पता चला, रिजल्ट आया कि जिसमें हीट प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, हीट दिया जा रहा है, तो उसमें जो है वो क्रिस्टल जल्दी डिजॉल्व होगा। क्यों डिजॉल्व होगा जल्दी, क्यों? हीट से ऐसा क्या चमत्कार हो गया? तो हीट देने से क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ा तो क्या होगा, उसमें डिफ्यूज़न का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उससे क्या होगा, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बढ़ जाएगा, डिफ्यूज़न बढ़ जाएगा और इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। इसीलिए सॉलिबिलिटी का भी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल for today. We'll continue tomorrow or in next video. Thank you. Take care and all.